संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। स्वास्थ्य कर्मियों की 2 सूत्री मांगी, जिसमें मुख्य था नियमितीकरण और पूर्व में काम से बेदखल किए गए कर्मचारियों को वापस लाना है। आपको बता दें कि 10 दिनों से ज्यादा शहर इंदौर में सीएमएचओ कार्यालय के पीछे स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जारी है। प्रदेश में जारी आंदोलन के 15 दिन आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना स्थल पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सरकार को सद्बुद्धि देना इसका मकसद बताया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 2 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर है और गुजरे दिनों में शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हर सार्थक प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते आज सुंदरकांड करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सरकार को सद्बुद्धि देना इसका एक माध्यम बताया गया। इंदौर जिले में 900 कर्मचारी और 52 जिलों में 32,000 कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं और वह यही आस में है कि कब स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय शिवराज सिंह जी तक हमारी बात पहुंचे और 5 जून 2018 की नीति लागू हो, जिससे संविदा कर्मचारी नियमित हो सकें। इंदौर में जनवरी माह में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर व्यापक तैयारियां जारी हैं। वहीं इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासियों को योगदान विषय पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसको लेकर नहीं जोरदार तैयारियां की जा रही है। वहीं इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी का भी आना प्रस्तावित है। विशेष रूप से लगने वाली यह प्रदर्शनी 900 स्क्वायर फीट क्षेत्र में विशाल पंडाल में लगाई जाएगी। पंडाल में विशेष साज सज्जा की जा रही है। प्रदर्शनी के अंतर्गत 14 जोन रहेंगे। वहीं फिलहाल डिजिटल प्रदर्शनी हेतु जर्मन हैंगर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कंटेंट डेवलपमेंट और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी आयोजन स्थल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। भारत सरकार इस कार्यक्रम के तहत एक डिजिटल प्रदर्शनी जो भारत को, मध्य प्रदेश को दिखाते हुए लगाई जा रही है विदेश मंत्रालय द्वारा। वो कार्यक्रम होने के बाद जो डिजिटल प्रदर्शनी है वो माननीय विदेश राज्य मंत्री जब दौरे पे आए तो उन्होंने कहा था कि हम यही मध्य प्रदेश को दे के जाना चाहते हैं। अब उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जो तय करेंगे, इंदौर रखना है, भोपाल रखना है, ग्वालियर रखना है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जो तय करेंगे वो होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या, इस वक्त वहां रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। मंदिर का काम 3 फेज में पूरा होना है। पहले फेज का काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। इसमें गर्भगृह भी शामिल है। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन इसी गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। गर्भगृह में भगवान का आसन सोने का होगा। मंदिर का शिखर भी सोने का ही हो सकता है। इस स्वर्ण जड़ित शिखर को दान करने के लिए महाराष्ट्र के एक बिजनेसमैन ने जन्मभूमि ट्रस्ट से अनुरोध किया है, लेकिन इस पर अभी तक ट्रस्ट ने कोई सहमति नहीं दी है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप मिश्र ने बताया कि भगवान राम की बाल स्वरूप मूर्ति अभी बहुत छोटी है, इसलिए गर्भगृह में विराजमान होने के बाद श्रद्धालु सही से दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए बाल स्वरूप की बड़ी मूर्ति भी बनवाई जाएगी, जिसे गर्भगृह में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया जाएगा। यह मूर्ति 2.5 से 3 फीट ऊंची हो सकती है। इसके लिए देश के बड़े मूर्तिकारों को स्केच बनाने के लिए कहा गया है। इसमें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित आर्टिस्ट भी शामिल। नए साल 2023 का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर वाराणसी के 80 घाट में सुबह होते ही साल की पहली आरती की गई। ऐतिहासिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की काफी भीड़ रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत का उत्साह इतना था कि लोगों में कोरोना का खौफ तक नहीं दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू ईयर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 2023 आप सभी के लिए आशा, खुशी और अच्छी सेहत और कामयाबी से भरा हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के लोगों और विदेश में रह रहे भारतीयों को नए साल की बधाई दी है। साल 2022 की विदाई और साल 2023 का आगाज हो चुका है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज तड़के 4 बजे कपाट खोले गए। भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन हुआ। मस्तक पर रजत त्रिपुंड, त्रिशूल के साथ मोगरे और सूखे मावे की माला अर्पित कर महाकाल का राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। इसके लिए वे दिन रात जुटे हुए हैं। इसीलिए हमें भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। मैं दिन रात अपनी संपूर्ण क्षमता से काम करूंगा।
30 दिसंबर की सुबह हुए ऋषभ पंत की कार दुर्घटना में उनकी जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार और परिचालक परमजीत सिंह की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अब ये दोनों पंत का हालचाल जानने देहरादून भी जाएंगे, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पंत को इन दो लोगों ने घटनास्थल से पहली बार रेस्क्यू किया था। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण से लेकर कई खिलाड़ियों ने इनकी सराहना की थी। खबर यह भी है कि उत्तराखंड पुलिस ने भी इन दो लोगों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। पानीपत बस डिपो द्वारा पहले ही इन दोनों को सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मानवता ही इंसान का सच्चा धर्म है, जिसकी साक्षात मिसाल बने हैं हरियाणा रोडवेज के वाहन चालक सुशील कुमार व परिचालक परमजीत। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क दुर्घटना में सहायता करने पर इन दोनों की मैं सराहना करता हूं। योनहाप समाचार एजेंसी ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया ने रविवार तड़के कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के 24 घंटे से भी कम समय में यह कदम उठाया गया है। योनहाप ने दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का हवाला देते हुए कहा कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को स्थानीय समय अनुसार प्योंगयांग से लगभग 2:50 पर दागा गया। बता दें कि इस साल उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसकी एक लंबी श्रृंखला है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की कोशिश हथियारों का विकास करके अमेरिका पर दबाव डालने की है। यह भी कहा जा रहा है कि वह 7वीं बार परमाणु परीक्षण कर सकता है।